हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 के साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास को प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या कह रहा है हमारा, प्रदूषण क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ गंदगी होता है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तथा प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, हम औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। औद्योगिक तकनीक के आने से मानव की भौतिक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्ममता से शोषण किया जाने लगा और इस प्रकार से प्रकृति में पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा पैदा हो गया। यानी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि होते जा रही है, जो किसी संसाधन जैसे कि वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात को असंतुलित कर देता है, जिसे ही प्रदूषण कहा जाता है। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण उपहार है, परंतु आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैसें, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के दहन तथा मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों के कारण वायु में धूल कण, धुआं और अन्य प्रकार की हानिकारक गैसें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर के उसे गंदा कर देती है। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार स्वच्छ जल के स्रोतों में ऐसे बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं जो इसके गुणों में परिवर्तन ला करके इसे इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक बना देते हैं, तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार जब वायु, जल, मिट्टी इत्यादि में वांछित तत्वों की वृद्धि, जिसके कारण से वांछित तत्वों के अनुपात में असंतुलन पैदा हो जाती है, उसे प्रदूषण कहा जाता है। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना ही लिख लेना है, बाकी उतना सारा आपको सिर्फ समझने के लिए था। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है? इस पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कल कारखाने से निकल करके कचड़े, मलमूत्र, कूड़ा करकट इत्यादि के मिल जाने से जल के लाभदायक गुण नष्ट हो जाते हैं और वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। जल स्रोतों में मलमूत्र बहाने, कचड़े बहाने, पशुओं को स्नान करने, लाशें बहाने या अस्थि विसर्जन करने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल एक अच्छा घोलक है, जिसके कारण से धात्विक पदार्थ भी इसमें मिले रहते हैं, जैसे कि सीसा, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जो जल में घुले होते हैं, फिर भी जल स्वच्छ तथा पारदर्शी दिखता है, लेकिन इस जल को पीने से अनेक बीमारियां हो जाती है। कल ऐसे सूक्ष्म जीवाणु इससे रेचिया कोलाई, कोलिफार्म, मल, स्टेंटोकोकाई इत्यादि जल में घुले होते हैं, जो दिखाई नहीं देते तथा जल स्वच्छ पारदर्शी दिखता है, परंतु यह पीने योग्य नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 3, क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है? इस पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नहीं, हमारे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ कुएं, कुछ चापाकल तो जानवरों के लिए नदी इत्यादि जल के स्रोत हैं। इन स्रोतों में से कुछ कुएं तथा चापाकल के पानी संभवतः ठीक है, परंतु कुछ चापाकलों का पानी आमतौर पर खराब है, यानी इसमें आयरन तथा आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है, क्योंकि जब इसके पानी से सफ़ेद कपड़ा धोते हैं तो वह पीला हो जाता है। उस पानी को बाल्टी या लोटा या किसी बर्तन में रखने पर बर्तन पीला हो जाता है। इतना ही नहीं, इस पानी को लगातार सेवन करने से दांत तथा जीभ काले पड़ने लगते हैं। ये चापाकलों में कुछ सरकार द्वारा लगाया है तो कुछ लोग अपने लगा रखे हैं। कुछ कुएं से पीते हैं, लेकिन सभी चापाकल को लगाने से पहले या बाद पानी की जांच नहीं किया गया है। 2-4 महीने पहले सभी जल स्रोतों के जल की जांच कर खराब पानी देने वालों को चिन्हित किया गया है, परंतु इसे बंद करके दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है? तो उत्तर यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉलम बना करके लिखा गया है। यहाँ पर 5 अंतर दिए गए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसे एक बार। शुद्ध वायु, प्रदूषित वायु। पॉइंट नंबर 1, शुद्ध वायु में देखिए, शुद्ध वायु में उसके घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, जबकि घटक तत्वों का अनुपात निश्चित इसमें नहीं होता है प्रदूषित वायु में। दूसरा, इसमें धूल कण, धुआं तथा अनेक हानिकारक गैसें उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें धूल कण, धुआं तथा अनेक हानिकारक गैसें उपस्थित होती हैं।
इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं, जबकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। यह सजीव जगत के जीवन का आधार होता है। यह सजीव तथा निर्जीव दोनों के जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। पांचवा, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जैसे कि आर्गन, मीथेन, जलवाष्प क्रमशः 21%, 78%, 0.03% तथा 09.97% होते हैं। जबकि इसमें प्रदूषित वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धातु के कण, कार्बन के कण आदि भी उपस्थित होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5, अम्ल वर्षा कैसे होती है, टिप्पणी कीजिए और इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। यहाँ पर उत्तर देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, वायु में ये जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बना करके पृथ्वी पर बरस जाती हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से फसलों की पत्तियां जल जाती हैं तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ताजमहल के आसपास मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, जिससे प्रतिदिन 25-30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होता है। ताजमहल संगमरमर तथा चूना पत्थर से बना हुआ है। वहाँ के वायुमंडल में सल्फर मोनोऑक्साइड यानी कि SO की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण वर्षा जल के रूप में ताजमहल पर गिरती है और ताजमहल की दीवार एवं गुंबज का क्षरण कर रहा है। इसकी सफ़ेदी पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि इसकी सफ़ेदी फीकी पड़ रही है। अम्ल वर्षा से सबसे अधिक क्षति स्वीडन की 20,000 झीलों को हुई, जिनकी सारी मछलियां मर गईं। इसी तरह जर्मनी के जंगलों को अम्ल वर्षा से अपार क्षति पहुंची है। इस अम्ल वर्षा के प्रभाव होते हैं। इस प्रकार अम्ल वर्षा के प्रभाव होते हैं, सजीव तथा निर्जीव जगत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन से पौधे ग्रीन हाउस गैस हैं। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए प्रश्न संख्या 7, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मुमताज की याद यानी प्यार का प्रतीक में ताजमहल का निर्माण आगरा में मुगल शासक ने किया। ताजमहल की ख्याति दुनिया में विख्यात है। इसकी सुंदरता का वर्णन 2, 4, 10 पंक्तियों में नहीं किया जा सकता है। इसकी सुंदरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसे दुनिया का 7वां आश्चर्यजनक महल माना जाता है। इसकी सुंदरता पर खरोंच लगाने या ग्रहण लगाने के लिए 1973 में बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगवाया गया, जिससे प्रतिदिन 20-25 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होता है, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है। अम्लीय वर्षा इसके दीवार तथा गुंबज का क्षरण कर रही है तथा इसकी सफ़ेदी को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जिसे वैज्ञानिकों ने संगमरमर कैंसर नाम दिया है। इस प्रकार वर्तमान में हम कह सकते हैं कि ताजमहल की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। जल की उपयोगिता बताइए तथा इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। उत्तर, पंच तत्व मिला बना शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यानी हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें जल भी एक है। जल ही जीवन है। इससे यह साबित होता है कि सजीव जगत के जीवन का हर क्रियाकलाप जल पर निर्भर करता है। जल की उपयोगिता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पहला, शौच तथा हाथ मुंह धोने में, स्नान करने में, खाना बनाने में, पीने के लिए, पेड़ पौधों के विकास के लिए, जीव जंतु को जीवन जीने के लिए, सिंचाई के लिए इत्यादि इत्यादि। जल का शुद्धिकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला, उबाल करके, छान करके, ब्लीचिंग पाउडर मिला करके, फिटकरी से इत्यादि। चलिए प्रश्न संख्या 9, यदि हम प्रदूषित जल पिएं तो क्या होगा। उत्तर, प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारी जैसे कि हैजा, पेचिस आदि होती है। जल एक अच्छा घोलक होता है। प्रदूषित जल में कई प्रकार के धात्विक पदार्थों जैसे कि सीसा, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि उपस्थित होते हैं। जल में उपस्थित सीसा तथा मरकरी एंजाइम से अभिक्रिया करके एंजाइम की कार्यक्षमता को कम कर देते हैं, जिससे कि कई बीमारियां होती हैं। सीसा तंत्रिका तंत्र कैडमियम से
यहाँ पर आप देखेंगे सीसा तंत्रिका तंत्र, कैडमियम से इटाई रोग उत्पन्न होता है, मरकरी से मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार से प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, सही कथन पर ट्रू यानी कि टी तथा गलत कथन पर एफ लगाइए। तो पहला, संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिला, जो कि बिल्कुल सही बात है। चलिए दूसरा, गर्म जल भी एक प्रदूषक होता है, जो कि गलत बात है, एफ। तीसरा, जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, जो कि सही बात है। चौथा, अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, जो कि सही बात है। चलिए प्रश्न संख्या 11, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय बताइए। तो उत्तर इसका देख लेंगे हम। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, यहाँ पर 9 उपाय टोटल दिए गए हैं। चलिए पहला, वाहनों को अच्छी हालत में रखने से। दूसरा, ईंधन रहित वाहन चलाने से। तीसरा, घरों में धुआं रहित चूल्हा प्रयोग करने से। चौथा, सौर ऊर्जा के उपयोग करने से। पाँचवा, पवन ऊर्जा के प्रयोग से। छठा, ज्वारीय ऊर्जा के प्रयोग से। सातवां, इंजन में ऐसी व्यवस्था ताकि ईंधन का पूर्णतः दहन हो सके। आठवां, गाड़ियों में उत्प्रेरक परिवर्त लगाने से। और नौवां, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से। चलिए प्रश्न संख्या 12, रेखा चित्र द्वारा पौधा घर प्रभाव को दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही बढ़िया से यहाँ पर बनाया गया है। इस फिगर को आपको अपने फेयर कॉपी में पार लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 13, कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, वायुमंडल में अनेकों गैसों के अलावे भी कुछ ऐसे ठोस पदार्थ भी होते हैं जो इन गैसों में मिलकर के तैरते रहते हैं। ये कणिकाएं कहलाती हैं। इन कणिकाओं का व्यास 0.02 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनका अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृश्यता को हटाते हैं, धुंध पैदा करते हैं। ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषक हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14, भोपाल गैस कांड क्या है। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि में एक ऐसी घटना घटी जो औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत गया। इस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए MIC नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस में परिणत हो गया और इसका रिसाव शुरू हो गया। यह जहरीली गैस सांस के साथ फेफड़ों में गई, फेफड़ों में पानी भर गया, सांस फूली और फिर छूट गई। हजारों लोग सदा के लिए सो गए। हजारों अपंग होकर के आज भी कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसे सारी दुनिया भोपाल गैस कांड से जानते हैं। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए अति आवश्यक है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तथा प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, हम औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। औद्योगिक तकनीक के आने से मानव की भौतिक आवश्यकताएं तथा सुविधाओं की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्ममता से शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार से प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, यानी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि होते जा रही है, जो कि किसी न किसी संसाधन जैसे कि वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात को असंतुलित कर देती है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। जब जब पर्यावरण असंतुलित हुआ है, तब तब कोई न कोई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत अधिक ठंड पड़ना, बहुत कम वर्षा होना या बहुत अधिक वर्षा होना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, सुनामी आना इत्यादि घटनाएं मानव तथा सजीव निर्जीव जगत को भारी क्षति पहुंचाते आया है। इतना ही नहीं, पर्यावरण असंतुलन के कारण ही मानव में इतनी सारी भयानक बीमारी हो रही है। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यक है। समय रहते हम मानव यदि सचेत नहीं हुए तो प्राकृतिक आपदाएं एक दिन मानव जीवन की लीला को समाप्त कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर 19 भी समाप्त हो गया। इस प्रकार से बिहार बोर्ड के क्लास 8 का साइंस का पूरा टोटल सॉल्यूशन हम आपको करवा दिए हैं। इन सभी के PDF आपको पूरे 19 चैप्टर का PDF अगर चाहिए आपको तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका
जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप सारे PDF को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से अपने फेयर कॉपी में आपको नोट कर लेना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।